हिंदी व्याकरण के वीडियो के इस भाग में लोग आज वर्ण विचार के बारे में जानेंगे। प्रत्येक भाषा के अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले अलग अलग कुछ अक्षर और चिन्ह होते हैं। इन चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। शब्द का सबसे छोटा खंड जिसके और खंड न किए जा सकें उन्हें वर्ण कहते हैं। वर्ण की परिभाषा इस प्रकार से दी जा सकती है कि शब्द की सबसे छोटी इकाई जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके वह वर्ण होता है। वर्ण को शब्द भेद के साथ अक्षर भी कहा जाता है। अक्षर अर्थात जिसका क्षर न हो, यानी जिसे नष्ट ना किया जा सके, इसलिए वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। यानी वह ध्वनि जो नष्ट नहीं होती वह सदैव बनी रहती है, तो ध्वनि की सबसे छोटी इकाई मानी गई है। अक्षरों में पहले स्वर आते हैं, उसके बाद व्यंजन, तब संयुक्ताक्षर। इस क्रम में सजाए गए क्रमबद्ध व्यवस्था को हम वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है, जिसमें पहले स्वर आता है और उसके पश्चात व्यंजन आते हैं। स्वरों की संख्या हिंदी के अनुसार से 11 मानी गई है, जिसमें अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ यह 11 स्वर वर्ण हैं। अंग और अह जो हैं यह अयोगवाह है। अ के साथ में मात्रा का प्रयोग होता है और इसलिए यह स्वर में नहीं आते हैं और इन्हें व्यंजनों में भी नहीं रखा गया है, क्यों? इसलिए इसे अलग श्रेणी में रखते हैं, अंग और अह को। तो अंग और अह मिलाकर 13 है और मूल रूप से स्वरों की संख्या 11 है। इसके बाद व्यंजनों में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, इसलिए व्यंजन का उच्चारण बिना स्वरों की सहायता के नहीं किया जाता है। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। यानी पहला है तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स, ह। इस अनुसार से र और ढ को मिलाकर कुल 48 व्यंजन वर्ण हैं और 4 जो संयुक्ताक्षर हैं, यानी 2 अलग अलग वर्णों के मिलने से जिस वर्ण का स्वरूप निर्मित होता है उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। क और मूर्धन्य श के मिलने से अक्ष का निर्माण होता है, त और र के मिलने से त्र का निर्माण होता है, ज और य के मिलने से य का निर्माण होता है और तालव्य श और र के मिलने से स्र का निर्माण होता है। यह 4 संयुक्ताक्षर हैं। अंग को अनुस्वार कहा जाता है और अह को विसर्ग कहते हैं। अयोगवाह के उच्चारण से पूर्व स्वर आता है। स्वर और व्यंजन के मध्य की स्थिति होने के कारण वर्णमाला में इसे स्वरों के बाद में रखते हैं। यह दोनों के बीच की स्थिति है, इसलिए इसे स्वरों के बाद में इसे रखा जाता है। अंग का प्रयोग जो है उसमें स्पर्श व्यंजनों के पंचम वर्णों के लिए भी किया जाता है। अंग, य, ण, न और म। जब इसका प्रयोग करते हैं इन वर्णों
के लिए भी अंग का प्रयोग करते हैं हिंदी में। जैसे कहीं पर भी देखते हैं लिखा हुआ है, अगर जैसे संबंध लिखते हैं तो स अनुस्वार लगाते हैं, ब के ऊपर में अनुस्वार लगाते हैं और ध लिखते हैं। अब अगर इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो होता है स अ म ब अ न ध अ। तो यहाँ पर न के लिए और म के लिए अंग का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से अनुस्वार का प्रयोग य ण अंग न म के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। जो ध्वनियाँ बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बोली जाती है उसे स्वर कहते हैं। इसके उच्चारण के समय मुंह से निकलने वाली हवा में कोई बाधा नहीं होती है, इसलिए यह स्वर कहलाते हैं। तो इन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता न लेने के कारण से यह स्वर हैं और स्वरों की संख्या 11 होती है। यह मात्राओं के रूप में व्यंजनों के साथ प्रयुक्त होते हैं और व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। स्वरों का भेद, स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री। तो इनके उच्चारण में कम समय लगता है, जैसे कहेंगे अ, ई, उ और री, इसका यह ह्रस्व स्वर है। दीर्घ स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर का दीर्घ रूप नहीं है, वरन अपने आप में स्वतंत्र है। यह 2 स्वरों के मेल से बनते हैं, इसलिए इनके उच्चारण में 2 गुना समय लगता है, अतः इन्हें संधि स्वर भी कहा जाता है। ये 7 हैं: आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ। यह संधि स्वर इसलिए कहलाते हैं क्योंकि जैसे इसमें नीचे उदाहरण देखेंगे, यह है अ और अ के मिलने से आ बनता है, ह्रस्व ई और ह्रस्व ई के मिलने से दीर्घ ई बनता है, ह्रस्व उ के मिलने से दीर्घ उ बनता है, अ और ई के मिलने से ए बनता है, अ और उ के मिलने से ओ बनता है, अ और ए के मिलने से ऐ बनता है और अ और ओ के मिलने से औ बनता है। इसलिए ए को ह्रस्व इसलिए नहीं माना गया है क्योंकि यह अ और ई के मिलने से बना है। जब 2 वर्णों का संयोग होता है तो वह दीर्घ स्वर कहलाता है। इसलिए दीर्घ स्वर में आते हैं आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ, यह सब दीर्घ स्वर में आते हैं। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, यानी ह्रस्व स्वर का 3 गुना समय लगे, वह प्लुत स्वर कहलाता है। इसका प्रयोग किसी को पुकारने में या संबोधन करके बुलाने के लिए किया जाता है। इसकी पहचान इस प्रकार से की जा सकती है, यह प्लुत स्वर है। जैसे शब्द है ओम, तो बीच में लंबा खिंचाता है, जो इसका उच्चारण है, इसमें 2 ह्रस्व स्वर के से ज़्यादा का समय लगता है। प्रायः इसका प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। प्लुत स्वर का उच्चारण का प्रयोग संस्कृत में होता है। स्वरों की मात्राएं, यह
आ की मात्रा है, ई की मात्रा है, ह्रस्व ई की मात्रा, दीर्घ ई की मात्रा। ह्रस्व ई की मात्रा अक्षर के पहले लगाई जाती है, दीर्घ ई की मात्रा अक्षर के बाद में लगाई जाती है, ह्रस्व ऊ की मात्रा आगे की तरफ होता है और दीर्घ ऊ की मात्रा पीछे की तरफ। फिर री की मात्रा नीचे लगाई जाती है और ए की मात्रा ऊपर में एक तिरछी लाइन और ऐ की मात्रा दो तिरछी लाइन है। एक खड़ी रेखा पर एक तिरछी रेखा है ओ की मात्रा और एक खड़ी रेखा पर दो तिरछी रेखा है, यह औ की मात्रा है। यह सब स्वरों की मात्राएं हैं। लिखने या पढ़ते समय स्वरों का प्रयोग केवल स्वतंत्र रूप में ही नहीं किया जाता है, व्यंजन के साथ में मिलाकर इसे लिखा जाता है। इस स्थिति में स्वर का रूप बदल जाता है और वह इस प्रकार से मात्राओं के रूप में उनमें लगती हैं, ना कि अपने स्वरूप में। इसलिए व्यंजन के साथ में सिर्फ मात्राओं का प्रयोग होता है। अ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है, वह हलंत जो लगा होता है वह हलंत हट जाता है और वह अ उसमें समाहित होता है। जब उसे अलग करते हैं तो उसमें हलंत लगाकर अ को लिखते हैं। जब संधि के रूप में दिखलाते हैं तो अस्वर की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है, यह प्रत्येक व्यंजन के साथ जुड़ा होता है। जैसे क व्यंजन को में अ अलग से लगाकर नहीं बोला जाता है, या इस प्रकार से सारे वर्णों के नीचे वह इस प्रकार से यहाँ जैसे क है, चौ के नीचे हलंत है, जौ के नीचे है द थ द में जिस प्रकार से नीचे एक तिरछी लाइन लगी हुई है, इसे हलंत कहते हैं। और जब यह लगा होता है तो उसमें अ की मात्रा नहीं होती है। अ की अपनी कोई मात्रा नहीं है, यह उसमें समाहित होता है। व्यंजनों के प्रयोग करने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है और स्वरों की सहायता से जो वर्ण बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। और व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर के नहीं किया जा सकता है। व्यंजनों की कुल संख्या मूल रूप से वह 33 है, लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार से इसकी संख्या 35 बताई गई है, जिन्होंने ड़ और ढ़ को भी व्यंजन कहा है और उनके अनुसार से यह व्यंजनों की संख्या 35 होती है। सारे व्यंजनों को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में जिह्वा मुंह के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, जैसे ओठ, दांत, तालू, जीभ और मूर्धा। यह सब इन सभी के मेल से, जैसे कंठ और तालु के मिलने से कंठ तालु होता है, कंठ और ओष्ठ के मिलने से कंठोष्ठ होता है। यह सभी जगहों पर जिह्वा का स्पर्श होता है। हवा यहाँ रगड़ खाकर निकलती है, तो इसलिए हवा के टच के स्पर्श करने के कारण से इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इन सभी में हवा विभिन्न स्थानों को छूकर निकलती है।